हेलो स्टूडेंट, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन पर आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपको कराऊंगी बिहार पीजीटी होम साइंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके बिहार एब्स्ट्रैक्ट और बिहार पीजीटी दोनों के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए। हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है, वसा के इस्तेमाल के विषय में आजकल क्या धारणा है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन दिए है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा संतृप्त वसा का उपयोग करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन हमारा वसा का उपयोग नहीं करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन हमारा वसा का उपयोग असंतृप्त वसा के रूप में करना चाहिए। एंड लास्ट ऑप्शन हमारा हाई कोलेस्ट्रॉल वाला भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि वसा का उपयोग असंतृप्त वसा के रूप में करना चाहिए, यानी कि अनसैचुरेटेड फैट के रूप में करना चाहिए। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि सैचुरेटेड फैट क्या होता है, अनसैचुरेटेड फैट होता है। देखो, सैचुरेटेड फैट यानी कि संतृप्त वसा वो होता है जो रूम टेम्परेचर पर जम जाता है। क्या होता है? रूम टेम्परेचर पर जम जाता है। जैसे क्या हो गया? घी। और इसी तरह अनसैचुरेटेड फैट यानी कि अनसंतृप्त वसा वह होता है जो कि रूम टेम्परेचर पर अपनी नॉर्मल अवस्था में रहता है, जैसे लिक्विड फॉर्म में रहता है, जैसे तेल हो गया, रिफाइंड हो गया। ये सब क्या है? ये सब अनसैचुरेटेड फैट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको ये? तो इसका आंसर क्या है? वसा का उपयोग असंतृप्त वसा के रूप में करना चाहिए, क्योंकि असंतृप्त वसा यानी कि अनसैचुरेटेड फैट हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, जो कि हृदय रोगों का एक कारण है। यह अधिकांशतः तरल वनस्पति तेल, अखरोट, सूरजमुखी आदि में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अनसैचुरेटेड फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से, सड़ी हुई अमोनिया जैसी गंध उत्पन्न करने वाली बैक्टीरिया द्वारा भोजन का कौन सा घटक पचाया जाता है? जिसमें ऑप्शन दिया, फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन, सेकंड ऑप्शन है स्टार्च, थर्ड ऑप्शन है लिपिड एंड लास्ट ऑप्शन है विटामिन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो सड़ी हुई अमोनिया जैसी गंध उत्पन्न करने वाली बैक्टीरिया द्वारा भोजन को प्रोटीन पचाता है। कौन पचाता है? प्रोटीन द्वारा पचाया जाता है। ठीक है, क्लियर है आपको इसका आंसर? तो इसमें कौन सी गैस आती है? सड़ी हुई अमोनिया जैसी गंध उत्पन्न होती है। ठीक है, प्रोटीन के पाचन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है? जो हम इवेल्युएशन करते हैं उसके क्या उद्देश्य है? ऑप्शन दिए हुए हमारे, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कार्य शीघ्र समाप्त हो, सेकंड ऑप्शन है कार्य देरी से समाप्त हो, थर्ड ऑप्शन है हमारा गृहिणी को कार्य का ज्ञान हो, एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कार्य प्रभावी ढंग से सफलता पूर्वक हो। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि कार्य प्रभावशाली ढंग से तथा सफलता पूर्वक हो। यह किसका उद्देश्य होता है? यह मूल्यांकन यानी कि इवेल्युएशन का उद्देश्य होता है। क्या? जो हम कार्य करते हैं वो बहुत प्रभावशाली ढंग से और सफलता पूर्वक पूर्ण हो सके, इसलिए क्या किया जाता है? यह मूल्यांकन किया जाता है। ये क्या होता है? मूल्यांकन के उद्देश्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है, घरेलू हिंसा का क्या लक्षण है? ऑप्शन दिए हुए हैं, शारीरिक प्रताड़ना, सेकंड ऑप्शन है हमारा मानसिक प्रताड़ना, थर्ड ऑप्शन है गाली देना एंड लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो घरेलू हिंसा का लक्षण क्या हो जाएगा? शारीरिक प्रताड़ना भी है, मानसिक प्रताड़ना भी है, गाली देना भी है, यानी कि ये तीनों ही है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। क्वेश्चन में पूछा हुआ है, दिए गए विकल्पों में प्रसार शिक्षा की सर्वोत्तम विधि कौन सी होगी? ठीक है, विधि तो सारी है प्रसार शिक्षा की, पर सबसे अच्छी, सबसे बेस्ट विधि यानी कि सर्वोत्तम विधि कौन सी होगी, आपको ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा आकार एवं ग्राफ, सेकंड ऑप्शन है हमारा चित्र एवं फोटोग्राफ, थर्ड ऑप्शन है हमारा प्रदर्शनी एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा श्रव्य सामग्री। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि प्रदर्शनी। तो प्रसार शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान प्रदर्शनी का है। किसका है? प्रदर्शनी का है। और ये प्रसार शिक्षा की सर्वोत्तम विधि है। प्रदर्शनी के माध्यम से प्रसार कार्यकर्ता उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करके अधिक फसल उत्पादन के परिणामों को ग्रामीण जनता तक पहुंचा सकता है। किसके द्वारा? प्रदर्शनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। क्वेश्चन में पूछा हुआ है, बाल मृत्यु दर कम करने के उपाय क्या है? ऑप्शन दिए हुए हमारे, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा यौन शिक्षा का अभाव, सेकंड ऑप्शन है घर पर प्रसव होना, थर्ड ऑप्शन है हमारा मातृ एवं शिशु कल्याण सेवा का प्रसार एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा प्रशिक्षित दाइयों का होना।
तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि मातृ एवं शिशु कल्याण सेवा का प्रसार। ये क्या होता है? ये मातृ बाल मृत्यु दर को कम करने का उपाय होता है। क्या? मातृ एवं शिशु कल्याण सेवा का प्रसार। तो बाल मृत्यु दर को कम करने का सर्वोत्तम उपाय है कि माता एवं शिशु के कल्याण से संबंधित सेवा का प्रसार किया जाए और इसके माध्यम से लोगों को जानकारी प्रदान कर उन्हें जागरूक किया जाए। क्या किया जाए? उन्हें जागरूक किया जाए। ठीक है, क्लियर है आपको ये इसका आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है एक संयोजक ऊतक है, आपको ये बताना है संयोजक ऊतक कौन सा है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आमाशय, सेकंड ऑप्शन है रक्त यानी कि ब्लड, थर्ड ऑप्शन है हमारा कार्डियक टिश्यू यानी कि कार्डियक ऊतक एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो संयोजी ऊतक होता है रक्त, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी कि रक्त, ब्लड। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। कैसा होता है? रक्त एक तरल यानी कि लिक्विड संयोजी ऊतक। ठीक है, और यह कोशिकाओं को पोषण पहुंचाने का माध्यम है तथा तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। कौन? रक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि श्वसन दर किस समय सबसे कम होगी। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा खेलते समय, सेकंड ऑप्शन है खाते समय, थर्ड ऑप्शन है सोते समय एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा बोलते समय। तो श्वसन दर सबसे कम कब होती है? सोते समय सबसे कम होती है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य श्वसन उसके विभिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न लेता है। जैसे जब हम जागते हैं तब हमारे श्वसन समानता असमान होती है क्योंकि हम बोलने, खेलने, खाते समय अन्य शारीरिक क्रियाओं से श्वसन दर हमारी क्या होती है? प्रभावित होती है। खेलते समय हमारी सांस तेज चलती है, दौड़ते समय हमारी सांस तेज चलती है, जब हम बैठे रहते हैं तो हमारी श्वसन दर कम होती है, जब हम खाना खाते हैं तो हमारी श्वसन दर जब हम खाना निकलते हैं तो उस टाइम पे रुक जाती है। ठीक है, क्लियर है आपको इसका आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है स्वस्थ सामान्य शिशु की लंबाई कितनी होती है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 6 से 18 इंच, सेकंड ऑप्शन है हमारा 18 से 20 इंच, थर्ड ऑप्शन है 20 से 40 इंच एंड लास्ट ऑप्शन है 8 से 10 इंच। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि 18 से 20 इंच। तो स्वस्थ सामान्य शिशु की लंबाई कितनी होती है? 18 से 20 इंच होती है। 18 से 20 इंच या 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। ठीक है, या तो इंच में पूछ लेगा या तो ये सेंटीमीटर पूछे। तो इंच में हो जाएगी 18 से 20 इंच और सेंटीमीटर में होगी 50 सेंटीमीटर यानी कि 50 सेंटीमीटर शिशु की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कोलेस्ट्रॉल का सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध किससे है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा दूध, सेकंड ऑप्शन है प्रोटीन, थर्ड ऑप्शन है फल एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा वसा यानी कि फैट। तो कोलेस्ट्रॉल का सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध किससे है? फैट से है, वसा से। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? वसा यानी कि फैट। यह प्राणिक जगत में स्टेरॉल के रूप में पाया जाता है। क्या? वसा यानी कि फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक कैलोरी जूल किसके बराबर होता है? आपको ये बताना है एक कैलोरी जूल किसके बराबर होता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 2.184, सेकंड ऑप्शन है हमारा 3.184, थर्ड ऑप्शन है 4.184 एंड लास्ट ऑप्शन हमारा 5.185। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि 4.184। तो एक कैलोरी जूल किसके बराबर होता है? 4.184। ये डायरेक्ट डाटा दिया हुआ है, आप लोग इसको क्या करना, आप लोग इसको ऐसे कैसे ही याद कर लेना। तो एक कैलोरी जूल 4.184 के बराबर होता है। आपको ये डायरेक्ट याद ही करना है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि एक ऐसा आहार, क्या एक ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक सही अनुपात में शामिल होते हैं उसे क्या कहा जाता है। वसा युक्त आहार कहा जाता है, या गरिष्ठ आहार कहा जाता है, या संतुलित आहार कहा जाता है, या प्रोटीन युक्त आहार कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है ऐसे आहार को जिसमें सभी पोषक तत्व आवश्यक घटक सही अनुपात में शामिल होते हैं? इनको कहा जाता है संतुलित आहार। क्या कहा जाता है इनको? संतुलित आहार के नाम से जाना जाता है। आप एक तरीके से ये समझिए कि संतुलित आहार की डेफिनेशन होती है। संतुलित आहार एक ऐसा आहार होता है जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक
सही अनुपात में शामिल होते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको इसका आंसर। और अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, जिससे और लोगों की भी हेल्प हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है, शरीर का सामान्य चयापचय में से किसकी कमी से प्रभावित होता है। तो आपको ये बताना है कि किसकी कमी से चयापचय प्रभावित होता है। तो ऑप्शन दिए हुए हमारे, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सोडियम, सेकंड ऑप्शन है हमारा कैल्शियम, थर्ड ऑप्शन है आयोडीन एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोबार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि सोडियम। तो शरीर का सामान्य चयापचय सोडियम की कमी से प्रभावित होता है। सोडियम शरीर में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स, क्या इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रोलाइट्स में से एक होता है, जिसकी शरीर में अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। सोडियम शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रित करने, मस्तिष्क में सूचनाओं के आदान प्रदान करने तथा चयापचय को चयापचय को नियंत्रित करता है। कौन करता है? सोडियम। तो सोडियम बहुत काम का होता है। ठीक है, क्या है? इलेक्ट्रोलाइट में से एक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है, गर्भावस्था में लौह तत्व की कमी बढ़ जाती है। गर्भावस्था में लौह तत्व की कमी से क्या बढ़ जाता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है पीलिया यानी कि जॉइंडिस, सेकंड ऑप्शन है हमारा मातृ मृत्यु दर, सेकंड ऑप्शन है हमारा शिशु का जन्म भार कम होना एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा बी और सी यानी कि मातृ मृत्यु दर एंड शिशु का जन्म के टाइम भार कम होना। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी यानी कि बी और सी दोनों। यानी कि गर्भावस्था में लौह तत्व यानी कि आयरन की कमी से मातृ मृत्यु दर बढ़ जाती है और शिशु का जन्म भार कम हो जाता है। तो इसमें सेकंड और थर्ड हमारा दोनों क्या हो जाएगा? दोनों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसकी कमी से होता है ये? आयरन की कमी बढ़ जाती है तो मातृ मृत्यु दर भी बढ़ जाती है और शिशु का जन्म के टाइम वजन कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है, लंबाई के धागे, क्या पूछा गया है? लंबाई के धागे या ताना जो कि किनारी के समांतर होते हैं वह क्या कहलाते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट हमारा ऑन ग्रेन, सेकंड ऑप्शन है हमारा ऑफ ग्रेन, थर्ड ऑप्शन है हमारा उपरोक्त दोनों एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसमें ऑप्शन ए यानी कि ऑन ग्रेन। तो लंबाई के धागे कैसे होते हैं? ऐसे, और चौड़ाई के धागे ऐसे होते हैं। तो लंबाई के धागे या ताना, तो लंबाई के धागों को हम क्या बोलते हैं? ताना, और चौड़ाई के धागे को हम क्या बोलते हैं? बाना। ठीक है, तो लंबाई के धागे ताना जो कि किनारी के समांतर यानी कि सेल्वेज के समांतर होते हैं वह क्या कहलाते हैं? उनको हम ऑन ग्रेन के नाम से जानते हैं। उनको क्या कहते हैं? ऑन ग्रेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। क्वेश्चन में पूछा हुआ है, रेशो को उनके डैश के आधार पर ग्रेडिंग दी जाती है। क्या? रेशो को उनके डैश के आधार पर ग्रेडिंग दी जाती है। तो रेशो को किसके आधार पर ग्रेडिंग दी जाती है? ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा समानता, सेकंड ऑप्शन है लंबाई, थर्ड ऑप्शन है हमारा दीर्घाकार एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा स्टेपल यानी कि लघु आकार। तो रेशो को उनके लंबाई के आधार पर ग्रेडिंग दी जाती है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस आधार पर ग्रेडिंग दी जाती है? लंबाई के आधार पर। लंबाई के आधार पर रेशो को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो होता है हमारा फिलामेंट फाइबर, कौन सा होता है? एक होता है हमारा फिलामेंट रेशा, एक होता है हमारा स्टेपल फाइबर यानी कि स्टेपल तंतु। जो लंबे रेशे होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? जो लंबे रेशे होते हैं वो फिलामेंट की कैटेगरी में आते हैं। किसमें? फिलामेंट में लंबे रेशे। और स्टेपल फाइबर में छोटे रेशे आते हैं। कौन से? छोटे रेशे आते हैं। रेशम को छोड़कर जितने भी प्राकृतिक तंतु होते हैं ना वो कौन से होते हैं? वो सारे स्टेपल फाइबर होते हैं। किसको छोड़कर? रेशम को छोड़कर। इसी तरह फिलामेंट रेशे वो होते हैं जो मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं और इसमें रेशम शामिल होता है। कौन सा? रेशम इसमें शामिल होता है। ठीक है, क्लियर है आपको ये? तो रेशो को उनकी लंबाई के आधार पर ग्रेडिंग दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है, साधारणता शुष्क धुलाई यानी कि ड्राई क्लीनिंग इन्हें दी जाती है कि नहीं, आपको ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रेशम व ऊन, सेकंड ऑप्शन है हमारा सिंथेटिक एवं मिश्रित कपड़े, थर्ड ऑप्शन है हमारा पुनर्निर्मित सेल्यूलोज तंतु एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा प्राकृतिक लघु तंतु। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि सिल्क एंड वूल। तो साधारणता शुष्क धुलाई यानी कि ड्राई क्लीनिंग किन्हें दी जाती है? ड्राई क्लीनिंग दी जाती है सिल्क एंड
वूल को, किसको दी जाती है? सिल्क एंड वूल के कपड़ों को दी जाती है। क्या दी जाती है? ड्राई क्लीनिंग दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से कि समय का मापक यानी कि टीएमयू 1 सेकंड का भाग होता है। 1 सेकंड का कितना भाग होता है आपको ये बताना है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 0.0036, सेकंड ऑप्शन है हमारा 0.0006 एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा 0.00036 एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा 0.036। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी यानी कि 0.036। तो समय का मापक इकाई यानी कि टीएमयू 1 सेकंड किसका भाग होता है? 0.036 का भाग होता है। ये जस्ट डायरेक्ट याद करने वाला क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको तुरंत याद कर लीजिएगा ऐसे के ऐसे। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, मोस्टली कई टीजीटी पीजीटी एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा गया। तो समय का मापक इकाई टीएमयू 1 सेकंड किसका भाग होता है? 0.036 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से कि समय प्रबंधन के औजार हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन हमारा शिखर भार कारवर्क, सेकंड ऑप्शन है हमारा दीवाल घड़ी कलाई घड़ी, थर्ड ऑप्शन है हमारा दौड़ना एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कंप्यूटर। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? समय प्रबंधन का औजार है शिखर भार या कारवर्क। क्या होगा? शिखर भार कारवर्क। इसको हम पीक लोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीक लोड कहते हैं। पीक लोड। तो सामान्य प्रबंधन के औजार क्या है? शिखर भार या कार्यवर्ग यानी कि पीक लोड। ठीक है। पीक लोड वह होता है कि जब किसी गृहिणी के या किसी व्यक्ति के ऊपर काम का बहुत ज्यादा लोड हो, काम का बहुत ज्यादा प्रेशर हो, तो वह टाइम क्या कहलाता है? वह टाइम कहलाता है व्यक्ति का पीक लोड का टाइम। क्या कहलाता है? पीक लोड का टाइम। और यह व्यक्ति की कार्य शैली के अनुसार अलग अलग होता है। किसी के लिए सुबह का टाइम क्या होता है? पीक लोड होता है। तो किसी के लिए शाम का टाइम पीक लोड माना जाता है। जैसे किसी के यहाँ पे किसी के हस्बैंड बच्चे डेली ऑफिस या स्कूल जाते हैं, तो उसके लिए पीक लोड का कौन सा समय होगा? उसके लिए पीक लोड का टाइम होगा मॉर्निंग का टाइम। ठीक है। और किसी के यहाँ सब शाम को ही ड्यूटी जाते हैं, शाम को ही अपना वर्क करते हैं, तो उसके लिए कौन सा पीक लोड होगा? तो उसके लिए शाम का टाइम क्या होगा? पीक लोड कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है गृह कार्य में थकान दूर करने के लिए प्रमुख विधि क्या है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एलिमिनेट स्टैटिक वर्क, सेकंड ऑप्शन है हमारा एलिमिनेट स्टैटिक कार्य और डायनेमिक कार्य, थर्ड ऑप्शन है हमारा एलिमिनेट डायनेमिक कार्य एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा समय तथा श्रम बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग। तो क्या करना चाहिए हमें गृह कार्य में थकान दूर करने के लिए? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी कि समय और श्रम बचत करने वाला उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जिससे ऐसे हमें उपकरणों का, ऐसे इक्विपमेंट का यूज करना चाहिए जिससे हमारा टाइम भी बच जाए और हमारी एनर्जी भी ज्यादा वेस्ट ना हो, यानी कि हमारे श्रम की भी बचत हो। ऐसे उपकरण कौन से होते हैं? ऐसे उपकरण होते हैं हमारा मिक्सर ग्राइंडर। क्या होता है हमारा? मिक्सर ग्राइंडर होता है एंड जूसर होता है और क्या होता है? ओवन होता है। तो पहले क्या होता है? पहले लोग चूल्हे पे खाना बनाते हैं, अब लोग किस पे खाना बनाते हैं? अब लोग गैस पे खाना बनाते थे। तो गैस पर खाने बनाने से क्या होता है? टाइम की बचत होती है, श्रम की भी बचत होती है। इसी तरह मिक्सर ग्राइंडर का उपयोग करते हैं। अब पहले क्या करते हैं? पहले के टाइम पे सिलबट्टे का यूज करते थे, बल्कि ऐसा नहीं, बल्कि अब के टाइम पे मिक्सर ग्राइंडर का यूज किया जाता है। इससे भी समय और श्रम दोनों की बचत होती है। ठीक है। क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि पित्त आवश्यक होते हैं। आपको ये बताना है पित्त किसके लिए आवश्यक होते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रोटीन पाचन के लिए, सेकंड ऑप्शन है हमारा कार्बोहाइड्रेट पाचन के लिए, थर्ड ऑप्शन है हमारा वसा पाचन के लिए एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा उपयुक्त में से सभी। तो पित्त आवश्यक होते हैं हमारा वसा पाचन के लिए, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पित्त कैसा होता है? पित्त यानी कि बाइल जूस जो होता है वह हल्का क्षारीय होता है। कैसा होता है? हल्का क्षारीय होता है। पित्त लवण भोजन की वसा का इमल्सीकरण करते हैं। क्या करते हैं? भोजन की वसा का इमल्सीकरण करते हैं। इससे वसा छोटे छोटे बिंदुओं में टूट जाती है। तो पित्त किसके लिए आवश्यक होते हैं? पित्त वसा के लिए आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आप लोग ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है। पूछा गया है इस क्वेश्चन में आपसे पौष्टिकता की बढ़ोतरी, कमी नहीं पूछी है इसमें, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन में कमी पूछी जाती है अधिकतर, पर इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पौष्टिकता की बढ़ोतरी से होने वाली 2 बीमारियां कौन कौन सी हैं। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है।
फर्स्ट ऑप्शन है हमारा फ्लोरोसिस और मोटापा, सेकेंड ऑप्शन है हमारा ग्वाइटर और मोटापा, थर्ड ऑप्शन है हमारा फ्लोरोसिस एंड गॉड्रेट एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा फ्लोरोसिस और कैटर्निजी। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि फ्लोरोसिस और मोटापा। ठीक है, तो ये क्या हो जाती है? ये पौष्टिकता से बढ़ोतरी से होती है। क्या होता है? फ्लोरोसिस और मोटापा। मोटापे में व्यक्ति के शरीर में अधिक मात्रा में वसा जमा हो जाता है जो एक प्रकार का रोग का कारण होता है। इसी तरह फ्लोरोसिस जो होता है फ्लोराइड की अधिकता से होने वाला रोग है। फ्लोरोसिस किसकी अधिकता से होता है? फ्लोराइड की अधिकता से। किसकी? फ्लोराइड की अधिकता से होता है। कौन सा रोग? फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा हुआ है कि पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले बीएमआर होता है। तो आप लोगों को ये बताना है इसमें कि पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले बीएमआर कैसा होता है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन में है कम, सेकंड ऑप्शन में है एक समान, थर्ड ऑप्शन में है अधिक एंड लास्ट ऑप्शन में है कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि अधिक। तो पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले बीएमआर कैसा होता है? बीएमआर अधिक होता है क्योंकि पुरुषों के शरीर में क्रियाशील की मात्रा अधिक होती है, जबकि स्त्रियों के शरीर में वसी ऊतकों की मात्रा अधिक होती है। क्या होती है? वसी ऊतक यानी कि फैटी टिश्यू अधिक होते हैं। किसमें? स्त्रियों में। किसमें? स्त्रियों में अधिक होती है। और वसी ऊतकों की क्रियाशीलता क्या होती है? कम होती है। ठीक है, तो इसलिए पुरुषों का बीएमआर अधिक होता है और स्त्रियों का बीएमआर कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। क्वेश्चन में पूछा हुआ आप लोगों से, शरीर के तापक्रम में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट परिवर्तन होने में कितनी ऊर्जा हासिल होती है? ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे। फर्स्ट ऑप्शन है 2%, सेकंड ऑप्शन है 4%, थर्ड ऑप्शन है 5% एंड लास्ट ऑप्शन है 7%। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो शरीर के तापक्रम में 1 डिग्री परिवर्तन होने पर 7% ऊर्जा का हासिल होता है। कितने परसेंट? 7% एनर्जी का हासिल होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि शाकाहारी आहार में सामान्यतः किसकी कमी होती है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा संतृप्त वसीय अम्लों की, सेकंड ऑप्शन है हमारा रेशे की, थर्ड ऑप्शन है हमारा असंतृप्त वसीय अम्लों की यानी कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा विटामिन सी की। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि संतृप्त वसीय अम्लों की। ठीक है, संतृप्त वसा अम्ल के मुख्य स्रोत क्या होते हैं? मुख्य स्रोत प्राणीजन्य आहार होते हैं। ठीक है, कौन से आहार होते हैं संतृप्त वसा के? मुख्य स्रोत प्राणीजन्य आहार। ठीक है, शाकाहारी नहीं होते हैं बल्कि क्या होते हैं? प्राणीजन्य आहार इसके मुख्य स्रोत होते हैं। बल्कि शाकाहारी आहार में संतृप्त वसा यानी कि सैचुरेटेड फैटी एसिड की फैटी की कमी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि साबुत अनाज किस विटामिन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा विटामिन बी, सेकंड ऑप्शन है विटामिन ए, थर्ड ऑप्शन है विटामिन ई एंड लास्ट ऑप्शन है विटामिन ई। तो जो साबुत अनाज होते हैं ना, तो साबुत अनाज विटामिन बी के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। क्या होते हैं? विटामिन बी के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। ठीक है, अच्छा साबुत अनाज को जब हम भिगोते हैं, जैसे चना हो गया, तो इन सबको हम क्या करते हैं? भिगो के मतलब रात में सूख कर देते हैं, फिर सुबह खाते हैं ना इसको। तो क्या होता है? इसमें विटामिन बी की मात्रा और इंक्रीज हो जाती है और ये हमारे पाचन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। इससे हमारा पाचन जो होता है ना, डाइजेशन हमारा अच्छे से सुचारू रूप से हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि हरे पत्तेदार एवं पीली सब्जियों का सर्वोत्तम स्रोत है। आपको ये बताना है हरी पत्तेदार एवं पीली सब्जियों का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन के, सेकंड ऑप्शन है रेटिनॉल, थर्ड ऑप्शन है बीटा कैरोटीन एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा विटामिन डी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि बीटा कैरोटीन। तो हरी पत्तेदार एवं पीली सब्जियों का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? बीटा कैरोटीन है। क्या है? बीटा कैरोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि शरीर को ऊर्जा ना देने वाला भोजन तत्व है। तो शरीर को ऊर्जा ना देने वाला भोजन तत्व कौन सा है? इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड ऑप्शन है हमारा खनिज लवण, थर्ड ऑप्शन है प्रोटीन एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा क्या? वसा यानी कि फैट।
तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा खनिज लवण यानी कि मिनरल्स। तो शरीर को ऊर्जा ना देने वाला ये क्या होता है, ये शरीर को ऊर्जा नहीं देते। और शरीर को ऊर्जा कौन देता है, शरीर को ऊर्जा देता है कार्बोहाइड्रेट और फैट। क्या, कार्बोहाइड्रेट और फैट क्या करता है, शरीर को ऊर्जा देता है। इसी तरीके से 1 ग्राम, क्या 1 ग्राम फैट से 9 KCl ऊर्जा मिलती है। कितनी, 9 KCl यानी कि 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 KCl एनर्जी मिलती है। इसी तरह 1 ग्राम प्रोटीन से किससे, 1 ग्राम प्रोटीन से भी 4 KCl एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो शरीर को ऊर्जा देने का कार्य मुख्यतः कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट करता है। और ऊर्जा कौन नहीं देता है, ऊर्जा खनिज लवण नहीं देता है। ठीक है, यानी कि मिनरल्स ऊर्जा देने का कार्य नहीं करते हैं। आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि राजमा में उपस्थित ऑक्सलेट और फाइटेट किसकी उपलब्धता को अवरोधित करते हैं। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कार्बोहाइड्रेट, सेकंड ऑप्शन है हमारा लौह तत्व एवं कैल्शियम, थर्ड ऑप्शन है हमारा लौह तत्व एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कैल्शियम। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसमें ऑप्शन बी लौह तत्व एवं कैल्शियम। तो राजमा में उपस्थित ऑक्सलेट क्या है, राजमा में उपस्थित ऑक्सलेट एवं फाइटेट लौह तत्व एवं कैल्शियम की उपलब्धता को क्या कर देते हैं, अवरोधित कर देते हैं। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि राई के बीजों में, क्या राई के बीजों में अधिकतर मिलावट किसकी की जाती है। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा केरावे बीज, सेकंड ऑप्शन है हमारा खसखस बीज, थर्ड ऑप्शन है हमारा आर्जीवाम बीज एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा धतूरा बीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो राई के बीजों में आर्जीमोम बीज की मिलावट की जाती है। किसकी मिलावट की जाती है, आर्जीमोम बीज की मिलावट की जाती है। और इसका हम परीक्षण कैसे करेंगे कि इसमें आर्जीमोम बीज की मिलावट है। तो इसके परीक्षण के लिए क्या, इसके परीक्षण के लिए 5 ml सरसों के ऑयल में 5 ml ही नाइट्रिक एसिड को मिलाकर 3-4 मिनट तक गर्म करते हैं। तो क्या, इसके परीक्षण के लिए 5 ml सरसों के ऑयल में 5 ml नाइट्रिक एसिड मिलाकर इसे 3 से 4 मिनट तक, कितने मिनट तक, 3 से 4 मिनट तक गर्म करते हैं। यदि इसका रंग जो होता है लाल हो जाए तो इसका मतलब यह होता है कि इसमें आर्जीमोम ऑयल की मिलावट है। क्या है, इसमें आर्जीमोम की मिलावट होती है। तो आज के क्वेश्चंस हमारे यहीं खत्म होते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे एंड एक्सप्लेनेशन कैसे लगी। तो आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जिससे क्या होगा, जिससे आपको टाइम टू टाइम क्या होगा, नोटिफिकेशन क्लास का मिलता रहेगा। थैंक यू।